नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में पेश हुए 2026-27 के बजट की। I present the budget for the year 2026-2027. मोदी सरकार के नए बजट पर उठे सवालों की देखेंगे महाराष्ट्र में कौन बनेगा एनसीपी का नया अध्यक्ष। एसआईआर के खिलाफ ममता और अखिलेश के रुख से कैसे घिर गया चुनाव आयोग। लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बढ़ाने पड़ेंगे। जानेंगे क्यों उठी पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव से क्यों डरे खाड़ी देश। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मणिपुर को लेकर सियासत तेज। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एनडीए के सभी विधायकों को बुलाया दिल्ली। सरकार बनाने को लेकर हो सकती है चर्चा। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। अजित पवार के निधन के कारण लिया फैसला। 7 फरवरी को होने हैं चुनाव। 2 फरवरी से संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होगी चर्चा। लोकसभा में राहुल गांधी तो राज्यसभा में दिग्विजय सिंह रखेंगे अपनी बात। 28 जनवरी को राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को किया था संबोधित। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को मिली बड़ी राहत। एपीएसएसडीसी सीमेंट प्रोजेक्ट घोटाले में ईडी ने दी क्लीन चिट। कहा नायडू के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं मिले सबूत। कार्लोस अल्कारेज ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब। फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। पहली बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब तक जीत चुके हैं 7 ग्रैंड स्लैम के खिताब। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के लिए 1 फरवरी का दिन ऐतिहासिक रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। करीब 1 दशक में यह पहला मौका है जब संसद में बजट रविवार को पेश किया जा रहा है। ऐसे में सभी की नजरें आयकर स्लैब, टैक्स राहत पर थी, लेकिन जनता को कोई बड़ी राहत नहीं मिली। तो क्या कुछ खास रहा इस बार के बजट में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश कर दिया है, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंची, जिसकी काफी चर्चा हुई। कहा तो यहाँ तक गया कि इसके जरिए उन्होंने तमिलनाडु को साधने की कोशिश की है, क्योंकि इसी साल तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री ने 85 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कृषि से लेकर हेल्थ तक, रोजगार से लेकर रेलवे तक हर क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए। ग्रामीण भारत पर भी खास फोकस किया गया। टैक्स फाइल करने में सहूलियत और आयुर्वेदिक एम्स जैसी कई बातें कही गई हैं। ये भारत का 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें निर्मला सीतारमण ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, जो मुंबई को पुणे से, पुणे को हैदराबाद से, हैदराबाद को चेन्नई से, हैदराबाद को बेंगलुरु से, चेन्नई को बेंगलुरु से, दिल्ली को वाराणसी से और वाराणसी को सिलीगुड़ी से जोड़ेंगे। इससे यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एक बड़ा ऐलान किया कि देश में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए विशेष कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इसका मकसद भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है और इस सेक्टर में चीन पर बनी भारी निर्भरता को कम करना है। वित्त मंत्री के मुताबिक रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अलग अलग कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे, जिससे इनके खनन, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन को तेज, मजबूत और भरोसेमंद बनाया जा सके। ये कॉरिडोर देश के 4 राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित किए जाएंगे, जिससे इस रणनीतिक सेक्टर को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इन राज्यों में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सुविधाएं और गलियारे स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने इस बजट में किस विभाग या किस सेक्टर को कितना पैसा दिया है, आइए जरा इस पर भी नजर डालते हैं। तो ग्रामीण विकास के लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए, कृषि बजट में 1 करोड़ 62 लाख रुपए, शिक्षा बजट में 1 करोड़ 39 लाख रुपए, हेल्थ बजट में 1 करोड़ 5 लाख रुपए। वित्त मंत्रालय ने 14.8% रक्षा बजट बढ़ाया है। वहीं रक्षा मंत्रालय के लिए 7 करोड़ 8 लाख रुपए का कुल बजट आवंटित किया गया है। इस दौरान सबसे ज्यादा नजरें मनरेगा की जगह आई स्कीम विकसित भारत जी राम जी पर रही। इस योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी के लिए 95,692 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जबकि पिछले साल मनरेगा को 86,000 करोड़ रुपए का बजट मिला था। फिर भी लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। सभी की नजरें आयकर स्लैब और टैक्स राहत पर थी, लेकिन इस बजट से एक बार फिर आम आदमी को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि इसमें उसके मतलब की सीधी बात है ही नहीं। इनकम टैक्स में छूट का ऐलान नहीं है। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया और इस बजट का शेयर बाजार पर सीधा असर देखने को मिला। वित्त मंत्री का भाषण खत्म होते होते शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स ने एक समय करीब 2000 अंकों तक का गोता लगा दिया था।
गौरतलब है कि ये बहुत दुर्लभ होता है जब रविवार को शेयर बाजार खुले, लेकिन बजट पेश होने की वजह से मार्केट खुला रहा और उसमें भारी गिरावट देखी गई। मोदी सरकार के 9वें बजट से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन आखिरकार उन्हें निराशा हाथ लगी। विपक्ष ने भी बजट की खामियां उजागर की हैं। पीएम मोदी ने इस बजट को युवाओं का बजट बताया है, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे एक ऐसा बजट करार दिया है जो सुधार करने से इनकार करता है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने तो इसे शब्दों का जाल बता दिया। तो बजट को लेकर क्या है सबकी राय, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। ये स्केल और सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करने की कोशिश है। पीएम मोदी ने बजट की तारीफ की तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया और कहा कि सरकार वास्तविक खतरों को लेकर आंख बंद किए हुए है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि युवा बेरोजगार, विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट, निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी, घरेलू बचत में भारी गिरावट, किसान संकट में, वैश्विक संकटों का खतरा, सब अनदेखा। एक ऐसा बजट जो सुधार करने से इनकार करता है, भारत के वास्तविक संकटों से अनभिज्ञ है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल के नेता भी बजट से खुश नहीं नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये बजट सिर्फ शब्दों का जाल है। इस बजट में कुछ भी नहीं है। वो लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। बंगाल को कुछ नहीं दिया गया। मैंने बहुत पहले डानकुनी ट्रेन के लिए बजट बनाया था। 3 कॉरिडोर की बात पूरी तरह से झूठ है। बंगाल को एक भी चीज नहीं दी गई। केंद्र जो पैसा टैक्स में लेता है वो कुछ भी वापस नहीं करता। केंद्र बहुत सारी बातें करता है, लेकिन बजट में किसानों, आदिवासियों, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। बजट एक दिखावा है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बजट को लेकर तंज कसते हुए कहा, तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी बजट पर सवाल पूछे। उन्होंने केंद्र सरकार पर पहले ही पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। स्टालिन ने बजट पर कहा कि क्या तमिलनाडु को उनके शेयर दिए जाएंगे। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बार तमिलनाडु के लिए रेगुलर घोषणाएं करेंगे। हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मदुरई एम्स जैसी घोषणाओं पर ही न रुके, बल्कि सही फाइनेंशियल एलोकेशन के साथ समय पर लागू करें। विपक्ष की प्रतिक्रिया से ये साफ है कि वो इस बजट से खुश नहीं है। मोदी सरकार का नया बजट सवालों से घिर गया है, तो सवाल एनसीपी के नए अध्यक्ष को लेकर भी बने हुए हैं। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पद की शपथ तो ले ली, लेकिन अजीत पवार के जाने के बाद पवार परिवार में अभी शोक का माहौल है। ऐसे में सुनेत्रा के शपथ ग्रहण को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। इस बीच बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, जिस पर भारी बवाल मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में मची भारी उथल-पुथल के बीच सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन 13 दिनों का शोक समय पूरा होने से पहले शपथ लेने पर कई सवाल उठ रहे हैं। अपना पदभार संभालते ही सुनेत्रा पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो मोदी और शाह के मार्गदर्शन में विकसित महाराष्ट्र के सपने को पूरा करेंगी। इस बयान से साफ है कि सुनेत्रा ने मोदी और शाह को अपना मार्गदर्शक मान लिया है। ऐसे में अब विरोधी दलों की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनसीपी को अब बीजेपी चलाएगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एक बयान ने इन सवालों को और मजबूती दे दी। उन्होंने दावा किया था कि प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनसीपी में अभी ये तय हुआ ही नहीं है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन जब गोयल का बयान सामने आया तो प्रफुल्ल पटेल को ही जवाब देना पड़ गया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद की खबरें बेबुनियाद है। एनसीपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इतना बड़ा फैसला वरिष्ठ नेतृत्व, विधायकों और कार्यकर्ताओं की सलाह के बाद ही लिया जाएगा। हालांकि विवाद बढ़ने पर गोयल ने खेद जताते हुए कहा कि उन्हें गलत जानकारी मिली थी। वहीं इस पूरे मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की एंट्री ने विवाद को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाल के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से उथल-पुथल मची हुई है। सच कहूं तो इस पर टिप्पणी करने का भी मन नहीं करता है, लेकिन दिन भर जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उन पर बोलना जरूरी हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी, जो वास्तव में मराठी मिट्टी से जुड़ी हुई पार्टी है, उसका कार्यकारी अध्यक्ष भी एक सच्चा मराठी होना चाहिए। ये कोई पाटिल हो सकता है, लेकिन पटेल नहीं। महाराष्ट्र की सियासत में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि सत्ता और संगठन की इस जंग में आगे क्या होता है। एनसीपी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बहस छिड़ गई है, तो एसआईआर को लेकर सवालों की कड़ी खत्म ही नहीं हो रही। विपक्ष इस प्रक्रिया को वोट काटने की साजिश करार दे रहा है। इसी कड़ी में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सीईसी ज्ञानेश कुमार से मिलने दिल्ली पहुंच गई हैं। तो कैसे ममता और अखिलेश की तैयारी ने उड़ाई बीजेपी और चुनाव आयोग की नींद,
देखिए इस रिपोर्ट में। देश में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर को लेकर पहले से ही चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच जबरदस्त टकराव बना हुआ है। इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। वो 2 फरवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय जाएंगी और एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक करेंगी। उन्होंने अपने दिल्ली दौरे से पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने एसआईआर के तहत लोगों को हो रही परेशानी के बारे में बताया। साथ ही इस प्रक्रिया के तहत वोट घोटाला करने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। और अब एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल से विपक्षी वोट काटने की साजिश हो रही है। उन्होंने इसे महाघोटाला करार दिया। एक्स पर अखिलेश ने कुछ फॉर्म शेयर किए और लिखा, माननीय न्यायालय, निर्वाचन आयोग व समस्त पत्रकार इस बड़े षड्यंत्र का संज्ञान लें कि एसआईआर के तहत गांवों में छपे छपाए फॉर्म 7 कौन भेज रहा है। इसमें जो शिकायत करता है उनका कोई अता पता नहीं है। फर्जी हस्ताक्षर करवाकर विपक्ष के वोट काटने की साजिश हो रही है। पीडीए समाज, खासतौर से अल्पसंख्यक के नाम बड़े स्तर पर काटे जा रहे हैं। जिसके नाम की आपत्ति की जा रही है उसे भी नहीं मालूम है कि उसका नाम सब कुछ सही होने के बावजूद काटा जा रहा है। अखिलेश ने आगे कहा कि सभी न्यूज चैनलों, अखबारों से अपील है कि वो इस महाघोटाले का पर्दाफाश करें। सपा प्रमुख के मुताबिक इस साजिश का सबसे ज्यादा असर पीडीए समाज पर पड़ रहा है, जिसमें खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश के इस दावे से सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही बुरी तरह से घिर गए हैं। एसआईआर की शिकायत लेकर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई हैं, तो अमेरिका के एप्स्टीन फाइल्स की आंच भी दिल्ली तक पहुंचाई है, क्योंकि इस बार जो फाइल्स पब्लिक की गई हैं उनमें पीएम मोदी का भी जिक्र आया है, जिस पर विपक्ष भड़क गया। विदेश मंत्रालय का भी इस पर जवाब आ गया है। तो कैसे एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी का नाम होने पर गरमाया विवाद, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स के कुछ नए पेज सार्वजनिक किए हैं, जिस पर विवाद छिड़ गया है, जिसकी गूंज भारत के राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई देने लगी है, क्योंकि इस बार जो खुलासे हुए उसमें पीएम मोदी का भी जिक्र हुआ है। ऐसे में मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, जिसके बाद विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी की 2017 की इजराइल यात्रा की बात की गई है। ऐसे में पीएम की इस यात्रा पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी गई। मंत्रालय ने कहा कि पीएम की इजराइल यात्रा पूरी तरह आधिकारिक थी और ईमेल में की गई अन्य बातें एक दोषी अपराधी की निराधार बकवास है, जिन्हें पूरी तरह तिरस्कार के साथ खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर सवालों की बौछार कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर पूछा कि एप्स्टीन लिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी सलाह मानी, अमेरिका के राष्ट्रपति को फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल में नाच गाना किया। कुछ हफ्ते पहले उनकी मुलाकात हुई थी और ये काम कर गया। ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। पीएम किस लिए जेफरी एप्स्टीन की सलाह ले रहे थे? कांग्रेस ने पीएम के व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही की मांग की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने मोदी से सीधे इस्तीफे की मांग कर दी है। पार्टी ने इसे राष्ट्रीय अपमान बताते हुए कहा कि चुप्पी का कोई विकल्प नहीं है। दरअसल एप्स्टीन अमेरिका का कुख्यात अपराधी है, जिस पर नाबालिगों के शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगे थे। 2008 में उसे इन आरोपों का दोषी पाया गया और 13 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में 2019 में उसने अपनी जान ले ली, लेकिन उसकी बड़ी नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती थी, जिस वजह से ये मामला इतना चर्चित बन गया। क्योंकि इन फाइल्स में अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति से लेकर पूर्व राष्ट्रपति तक, देश से लेकर विदेश तक कई जाने माने चेहरों का नाम दर्ज था और अब ये मामला पीएम मोदी की भी मुश्किल बढ़ा रहा है। विपक्ष ने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग कर दी है, तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी राहुल गांधी का सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद के मॉनसून सत्र में उठाया था, लेकिन चर्चा ना होने को लेकर पहले से ही बीजेपी सरकार सवालों से घिरी हुई थी और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए बड़ी मांग की है। तो क्या मांग की है राहुल गांधी ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली सहित उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चिंता जाहिर की है। साथ ही मोदी सरकार से मांग की है कि वो इसे नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करे। उन्होंने इसे स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सरकार से जल्द ठोस योजना बनाने और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग भी की है। राहुल गांधी ने खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को सिर्फ पर्यावरण का नहीं
बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल माना जाना चाहिए। जहरीली हवा से बच्चों, बुजुर्गों और दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। इस संकट पर राजनीति के बजाय सभी दलों को मिलकर काम करने की जरूरत है। सरकार को अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए बजट में भी ठोस समाधान प्रस्तुत करने चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली की हवा लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। AQI 400 के पार पहुंच जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरा है। आपको याद होगा, इससे पहले भी वो एक बार दिल्ली में कई महिलाओं से मिले थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही कुछ ऐसी ही साहसी माओं से मिला। वो अपने ही नहीं, पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई है। जहरीली हवा से छोटे छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इतनी भयावह राष्ट्रीय आपदा के बीच भी मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और समय तेजी से हमारे हाथों से फिसल रहा है। भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे साफ हवा तक के लिए संघर्ष ना करें, बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हो जो उन्हें सेहत, सुरक्षा और उभरने का पूरा आसमान दे सके। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे, ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव से क्यों डरे खाड़ी देश। मिडिल ईस्ट का हर देश जंग के खतरे को लेकर डरा हुआ है। सऊदी अरब, ओमान जैसे देशों ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि वो इस जंग में कोई मदद नहीं करेंगे, जिसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए दूसरे देशों को भी आगाह किया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र की शांति भंग होने का खतरा मंडराने लगा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका ने हर तरह के दांव पेच अपनाए, लेकिन ईरान ने उसकी हर कोशिश नाकाम कर दी। चाहे वो ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश हो, या अपने सबसे घातक युद्धपोत अब्राहम लिंकन का डर, या फिर व्यापारिक प्रतिबंध, तेहरान ने अमेरिका के हर कदम का मुंह तोड़ जवाब दिया और ये साफ कर दिया कि वो हर तरह से खुद की रक्षा करने को तैयार है। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में भी बदलाव देखा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान अमेरिका के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि तेहरान के साथ बातचीत से परमाणु समझौता हो सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी धमकी दी कि वो खाड़ी क्षेत्र में शक्तिशाली पोत भेज रहे हैं। लेकिन खामेनेई ने भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो यह एक क्षेत्रीय संघर्ष बन जाएगा, यानी पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ जाएगा। यही वजह है कि खाड़ी देशों ने पहले ही अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब हो या ओमान या फिर UAE, लगभग सभी प्रमुख देशों ने यह साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन, हवा या समुद्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। यानी अमेरिका को उसके ही सहयोगियों का साथ नहीं मिल रहा, जबकि ईरान के साथ रूस और चीन नजर आ रहे हैं। अमेरिका को साफ संदेश देते हुए ईरान ने ऐलान किया है कि फरवरी के मध्य में वो चीन और रूस के साथ मिलकर उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेगा। इस बढ़ते तनाव को देखते हुए कतर एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ रहा है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने तेहरान में ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी से मुलाकात की और क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशों पर जोर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर जंग टालनी है तो अमेरिका को कदम पीछे खींचने होंगे, क्योंकि ईरान ने तो पहले ही कहा है कि पहले हमला वो नहीं करेगा, लेकिन किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत के साथ देगा। ऐसे में कतर की ईरान को मनाने की ये कोशिशें कहां तक कामयाब होंगी, ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव।